के क्लास 12th देखिए आपको मैं बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स दे रहा हूँ आज। चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट है ना। तो मीनिंग क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन ऑल इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ अफेक्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन अ कंट्री। किसी भी देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो होता है जो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री के किसी भी देश के बिजनेस और इंडस्ट्री को जो इकोनॉमिक फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कौन कौन से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलो या बिजनेस एनवायरनमेंट बोलो एक ही बात है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर ऑल अफेक्ट द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को असर डालते हैं। या बिजनेस एनवायरनमेंट बोलो या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलो, बात एक ही है। कौन कौन सी चीज़ें होती है? एक इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है आपका देश का, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे है आपके देश की। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब किस तरह की आपकी इकोनॉमी है। अपने इंडिया के अंदर कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। कौन सी है? मिक्स। मतलब तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा बिजनेस होता है। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर सरकार के पास सारे बिजनेस होते हैं। और एक होता है मिक्स इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम करती है। तो इंडिया के अंदर कैसी इकोनॉमिक सिस्टम है? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट पॉलिसी, जिस देश में आप रहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उस देश की बिजनेस के लिए पॉलिसी क्या है वो डिपेंड करता है। सरकार की पॉलिसी अगर पॉजिटिव है, बिजनेस के लायक है, तो बिजनेस ग्रो करेगा। नेगेटिव है तो नहीं करेगा। इकोनॉमिकल कंडीशन, आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? कहीं बहुत ज़्यादा कर्ज में तो नहीं है, कहीं आपका देश में बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, बहुत गरीबी तो नहीं है, बहुत महंगाई तो नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर, आपके देश का मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। भाई बड़ा आसानी से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो कि बहुत मुश्किल है वहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना, ये सब चीज़ें। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, आपके देश का डेवलपमेंट कैसा है, रोड कैसे है, ब्रिज कैसे है, हाईवे कैसे है, रेलवे कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, ये सब। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वही आ रही है, वही बात। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, ये वही सब डेवलपमेंट आपके देश में कैसे हैं। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट है वो स्लो डेवलपमेंट है कि मतलब वो स्लो ग्रोथ हो रही है आपके देश की, या तेज़ी से ग्रो कर रही है आपकी इकोनॉमी, ये सब बातें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, ब्रिज कैसे है, रोड कैसे है, रेलवे कैसी है, एयर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सब चीज़ें। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपके देश के अंदर पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति की इनकम कितनी है, इनकम का लेवल कैसा है, और एम्प्लॉयमेंट कैसा है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी तो नहीं है। ये सारे फैक्टर होते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के। बिजनेस कैन वर्क सेपरेटली फ्रॉम इकोनॉमी, कोई भी बिजनेस इकोनॉमी से अलग काम नहीं करता है। चेंज इन द इकोनॉमी डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट एंड ग्रो। कोई भी इकोनॉमी के चेंज पर डायरेक्ट वो प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, अगर कोई भी इकोनॉमी में चेंज आता है तो वो उस देश का प्रोडक्शन पर, सेल्स पर, प्रॉफिट पर और ग्रोथ पर असर डालता है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या है? पहला, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी। कौन सी इंडिया है? मिक्स इकोनॉमी। मतलब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिलके काम करते हैं। सम इंडस्ट्री रन बाय गवर्नमेंट, कुछ बिजनेस सरकार चलाती है, कोई इंडस्ट्री सरकार चलाती है, और कुछ अपना प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं या प्राइवेट कंपनी चलाती है। जैसे रेलवे और पब्लिक सेक्टर, रेलवे सरकार चलाती है, और रिलायंस और टाटा प्राइवेट सेक्टर में है। आपके देश की इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है? इन द प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सा प्लान आप फॉलो करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट मेक प्लान फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट, सरकार देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो प्लान तैयार करती है वो। रिसोर्सेस आर यूज इन प्रॉपर वे, जो भी रिसोर्सेस है आपके पास है क्या प्रॉपर वे में आप उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेन गोल ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी, आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? देश की तरक्की, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, और साथ में सभी नागरिकों को इक्वलिटी का अधिकार देना, है ना। तो इसलिए इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग का डेवलपमेंट किया था। इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की गई थी। ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको? फीचर्स बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फीचर्स बता रहा हूँ। पहले मिक्स इकोनॉमी है, उसके बारे में समझाया। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी है वो मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट क्या है? लिबरलाइजेशन,
लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन मीन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बिजनेस। सरकार ने टैक्स में छूट देना, लाइसेंस की छूट देना, मतलब फॉरेन कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा छूट देना कि भाई वो आए, इंडस्ट्री में पैसा लगाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार ने अपना कंट्रोल कम करना, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, और लोगों को बड़ा आसानी से अपना बिजनेस सेटअप करने में मदद मिले, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, है ना। तो लिबरलाइजेशन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब सरकार ने अपना कंट्रोल कम करके रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस को कम किया, मतलब कि लाइसेंस प्रोसेस इजी कर दी, आसानी से पैसा आने लगा, मतलब सरकार ने काफ़ी छूट दी, मतलब आसानी से कोई भी व्यक्ति, विदेशी या इंडियन, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? फीवर लाइसेंस, उन्होंने सस्ते लाइसेंस देना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट लेस इंटरफेरेंस, सरकार ने बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस कम कर दिया। प्राइवेट कंपनी को फ्रीडम दी कि वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, और इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स थे वो काफ़ी इजी किए, ठीक है। अफेक्ट बिजनेस गेट मोर फ्रीडम फॉर एक्सपांड, इसका असर क्या हुआ कि बिजनेस को और ज़्यादा मदद मिली बढ़ने में। पर नेपाल नगर के अंदर ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज़ का पेपर इंडिया में आने लगा, और फॉरेन कंपनी का पेपर की क्वालिटी और उसका प्राइस बहुत अच्छी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और प्राइस बहुत कम थी, जिसकी वजह से आसानी से सस्ता पेपर इंडिया में आने लगा और वो पेपर बिकने लगा। और नेपा मिल के प्रॉब्लम ये थी कि नेपा मिल के पास जो कागज़ बनता था वो महंगी कॉस्ट का बनता था, और साथ में उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि अपने शायद अब क्या बोलना चाहिए इस बारे में, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन में ध्यान नहीं दिया। उस समय ये लोग भी अपने आप को मॉडर्न करते या मॉडर्न टेक्निक का इम्प्रूव करते या पूरा ध्यान देते नेपा मिल पे, तो नेपा मिल के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर बन सकता था, और उसी समय नेपा मिल भी बहुत डेवलप हो सकती थी। बट अब जो हुआ वो हुआ, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये इसका असर नेपा नगर पे बहुत पड़ा था। प्राइवेटाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा, मतलब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सरकार क्या चाहती है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाए। ऑलमोस्ट सरकार के ये मकसद है कि कुछ ही सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार चलाना चाहती है, सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए होती है, बाकी सब प्राइवेट बिजनेस प्राइवेट लोग करने के लिए है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने आसान कर दिया प्राइवेट सेक्टर को हर बिजनेस के अंदर आने में। और आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार हर सेक्टर के अंदर, इवन डिफेंस के अंदर भी बोलो, टेक्नोलॉजी के अंदर बोलो, स्पेस के अंदर भी प्राइवेट कंपनी आसानी से अपना बिजनेस करने लगी है, उनको लाइसेंस मिलने लगा है। सेलिंग द गवर्नमेंट कंपनी टू प्राइवेट ओनर, सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी को बेचना। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट के पास अगर 100% शेयर थे तो गवर्नमेंट ने उसको कम करके 50% या 49% कर लिए, है ना। अलाउिंग प्राइवेट फर्म टू एंटर मोर सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को अधिकार दे दिया, अलाउ कर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर के अंदर, जैसे बताया ना मैंने आपको, डिफेंस बोलो, रेलवे बोलो, या क्या टेक्नोलॉजी बोलो, या फिर स्पेस बोलो, मेडिसिन बोलो, हर इस पे उनको आने दिया है। जैसे कि आजकल तो इंश्योरेंस के अंदर 100% एफडीआई हो गया है, मतलब 100% पैसा उसमें आने लगा है। ये सब क्या होता है मालूम है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? सरकार क्या चाहती है? सरकार प्राइवेट कंपनी को बोलती है कि भाई आप सारे बिजनेस आप संभालो, सरकार अपना हिस्सा भी उनको दे देती है, और सबको सरकार सिर्फ उनसे टैक्स लेती है, और टैक्स से देश चलाना चाहती है, सरकार की पॉलिसी है। और प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? हर जगह पे आ रही है। पहले क्या था, जितनी भी डिफेंस कंपनियां थी वो सिर्फ सरकारी थी, बट अब सरकार ने अलाउ कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, या फिर अदानी ग्रुप हो गया, या दूसरे जो ग्रुप्स है वो भी अभी ये मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, वो टैंक डेवलप कर रहे हैं, वो फाइटर प्लेन डेवलप कर रहे हैं, मतलब कई तरह की, इवन आई थिंक मुझे लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में भी शायद प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई है। तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही है। उनके जो जितनी भी डिफेंस कंपनियाँ हैं वो सब प्राइवेट कंपनियाँ ही हैं, वही हथियार बनाती है, वही सब भेजती है। इंडिया में भी धीरे धीरे उसी तरह से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, ताकि बेटर इफेक्शन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये माना जाता है कि बेटर इफिशिएंसी से काम होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी के साथ जोड़ना। मतलब यहाँ की कंपनी जाके फॉरेन में बिजनेस कर सकती है, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है। फॉरेन ट्रेड, इसके अंदर फॉरेन विदेशी व्यापार बहुत होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से इंडिया में आ सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस, आपकी इंडिया की कंपनी फॉरेन के अंदर कहीं भी बिजनेस कर सकती है। एंट्री टू मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी इसको बोलते हैं,
तो एमएनसी कंपनी को इंडिया में आसानी से वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर सकती है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको क्या बताया, ये बताया मैंने आपको क्या क्या समझाया मैंने आपको, ये समझाया मैंने आपको क्या, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके नोट्स आप लोग उतार सकते हो, बड़े सिंपल से नोट्स हैं। इसमें हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाए, प्राइवेटाइजेशन आ जाए, लिबरलाइजेशन आ जाए ना, ग्लोबलाइजेशन आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, ठीक है, इसका छोटे शॉर्ट समझा देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 में देश में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। उसका असर ये हुआ कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना बड़ा आसान हो गया। ठीक, उसी वजह से 1991 के बाद ही नेपा मिल की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि फॉरेन पेपर आसानी से इंडिया में आने लगा, अच्छी क्वालिटी का पेपर आने लगा और सस्ता पेपर आने लगा जो बिकने लगा, जिसकी वजह से इंडियन अपने नेपा मिल के पेपर को कोई खरीदार नहीं मिलता था। तो गलती इनकी थी, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, पर जो भी था उसका दोष अपन इनको देते 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म को। 1991 इंडियन इंट्रोड्यूस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। उस समय इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इंडिया ने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 लागू किया। ठीक है, दे रिफॉर्म कॉल LPG, यहाँ पे उन्होंने 3 शब्द दिए। LPG, L से मतलब होता है लिबराइजेशन, P से मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G से मतलब होता है ग्लोबलाइजेशंस। LPG मतलब लिबराइजेशंस, P मतलब प्राइवेटाइजेशंस और G मतलब ग्लोबलाइजेशन, जो समझा दिया मैंने अभी आपको ऊपर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, रिमूव अननेसेसरी कंट्रोल, सरकार का जो बेमतलब का कंट्रोल था बिजनेस के ऊपर उसे हटाना। इम्प्रूव इफ़िशेंसी, ताकि फॉरेन कंपनी आएंगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी तो देश के अंदर काम करने का तरीका, इफ़िशेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज़ का पैसा या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, जिसका अपनी इंडियंस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, इंडिया में पैसा आएगा। प्रोमोट कंपटीशन, और इससे इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, फॉरेन कंपनी दोनों आएगी, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, तो जिससे इंडिया वालों को अच्छा सामान मिलेगा, और अच्छा सामान, रोजगार भी मिलेगा, अच्छा सामान भी मिलेगा और सस्ता सामान मिलेगा। और मेक इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर, इससे इंडियन इकोनॉमी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो। ये सब वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। एक बार मैं ऊपर से नीचे तक नोट्स कर देता हूँ, एक है ना, ये छोटे छोटे शॉर्ट में आप उसको उतार लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, आपको बहुत काम आएगा। अगर इसमें जो भी आपको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जो समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, आप हमें समझा दो। इसके अलावा मैं पूरे इससे रिलेटेड आपको ये भी बता सकता हूँ कि कौन से देश में किस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए थे, वो सभी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझा सकता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, ये नोट्स आप उतार लीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर बहुत जल्दी जल्दी हो गया हो तो सॉरी कि कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा अभी भी मैं थक भी गया हूँ कि कंटिन्यू 2 घंटे से वीडियो तैयार कर रहा हूँ अलग अलग क्लासेस के, तो थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैं सोचा कि संडे है तो आज पहले सब बना लेता हूँ, फिर ताकि दिन भर थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप जो भी नोट्स आपको चाहिए, जो भी टॉपिक आपको समझना है, किस कॉमर्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का, या 11, 8, 9, 10, 6, 7, 8 का मैथ्स की बात कर रहे हो, कॉलेज लेवल के मैथ्स की बात कर रहे हो, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड मैथ्स होता है, स्टैटिस वगैरह, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिए आपने ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। इसके नोट्स अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस संडे, टेक केयर, बाय।